हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़, बट उससे पहले हम लोग एक टॉपिक बच गया था तो उसको पहले कवर कर लेते हैं। ओके, तो देखिए मेरा फर्स्ट क्या है, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास दो मेटल्स रहेगा। ठीक है, एक मेटल रहेगा और एक उसका सॉल्ट रहेगा, मतलब उसका एक सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे मेटल ए है प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, ये दोनों रिएक्ट करेगा एंड आफ्टर रिएक्शन क्या फॉर्मेशन होगा, मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेटल ए जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, और प्लस मेटल बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए इसका हम स्टेट भी लिख दिए हैं साथ में और कलर भी लिख दिए हैं। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा कि जिंक सल्फेट हो जाएगा और प्लस कॉपर हो जाएगा। जिंक सल्फेट जो होता है उसका कलर जो होता है वो कलरलेस होता है। हमें यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए जिंक क्या किया, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। अगर हम लोग यहाँ पे कॉपर प्लस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो मेरा क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसीलिए। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, ये एक सीरीज़ ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सीरीज़ से ही समझ में आ रहा है कि या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज़ होगा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखा हुआ है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि यहाँ पे जो ये पोटेशियम है ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ऐसे करके। फिर जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे मेरा रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे मेरा जो सिल्वर और गोल्ड है वो लेस्ट रिएक्टिव होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब भी एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो सॉल्ट होगा। जैसे यहाँ पे सोडियम मेटल है और क्लोरीन जो है वो आपका नॉन मेटल है, तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ये क्या है, सॉल्ट है। अब देखिए आयनिक कंपाउंड क्या है, द कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके किसके बीच, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आपको NaCl, KCl, MgCl2। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, आइए समझते हैं इसको हम लोग। देखिए मैं यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल ली हूँ। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 281। क्लोरीन का 17 है तो 287 हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, K सेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर L सेल जो आता है उसमें 8 होना चाहिए। ओके, वैसे ही करके है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लास्ट में कितना है, यहाँ पे सोडियम के केस में 1 है तो मेरा 1 हो गया, और क्लोरीन में 7 है तो यहाँ पे आपका 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। तो सोडियम का कितना था, 1 था, तो ये डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लोरीन में 7 था, तो देखिए एक साथ करके दो डॉट्स बनाने हैं आपको। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 7। अब देखिए यहाँ पे 7 है तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका 8 हो जाएगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये है ना। तो सोडियम क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन को अपना लूज़ कर देगा, और क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसलिए इस पर क्लोरीन पे माइनस चार्ज और सोडियम पे प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, NaCl। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है ना कि ऑपोजिटली कंपाउंड जो है वो अट्रैक्ट होते हैं ऑपोजिट चार्ज की तरफ। और ये क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, इन आयनिक कंपाउंड ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर हेल्ड विथ ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच जो फोर्स रहता है, जो अट्रैक्शन रहता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं।
तो ये समझ में आ गया। वैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का है, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम का 282 क्योंकि 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे क्या है क्लोरीन का 287। तो मैग्नीशियम का 2 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का हो गया आपका 7। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम के पास यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और यहाँ पे 7 हो गया। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। देखिए मैग्नीशियम या तो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या तो नहीं करेगा, एक नहीं करेगा, तो इसके लिए 2 क्लोरीन चाहिए होगा, क्योंकि एक क्लोरीन को तो एक ही कर सकता है, इसलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं MgCl2, समझे, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन रहता है इसीलिए। और देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन क्या है और यहाँ पे आपका क्लोरीन क्या है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है इसलिए यहाँ पे Cl2, ओके। बट यहाँ पे देखिए क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, भले 2 क्लोरीन है, तो इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 का ही चार्ज रहेगा, समझ गए। वैसे ही आपका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम का है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड का है। तो क्लोरीन का बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक बार लिख चुके हैं। तो एल्युमिनियम का देखिए 13 होता है, तो 283 हो गया। अब यहाँ पे 3 है जी, तो इसको क्या होगा, एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है, तो इसके लिए 3 क्लोरीन चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों क्लोरीन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा, तो Al3 प्लस, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है इसलिए 3 प्लस 3 चार्ज आएगा यहाँ पे, ओके। और क्लोरीन कितना है यहाँ पे 3 है इसलिए 3Cl आएगा, तो AlCl3 बन जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल नेचर के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, दीज आर सॉलिड्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे कि दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका नेचर कैसा होता है, सॉलिड होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, दीज आर ब्रिटल। कैसे होते हैं वो, ब्रिटल होते हैं। देयरफॉर दे ब्रेक ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं प्रेशर अप्लाई करने के बाद। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग। इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ हीट की नीड होती है, इसीलिए। यहाँ पे क्या है, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में तो ये सॉल्यूबल होते हैं जिसके कारण ये अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, बट इनऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होता है जैसे कि आपका केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब में ये इनसॉल्यूबल होते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अभी हम लोगों ने देखा है ना, तो इनके भी क्या होता है, इन चार्ज पार्टिकल्स के कारण ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच का जो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए। तो आयनिक कंपाउंड जो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट किस केस में नहीं करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं वो। और रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। सिक्स्थ पॉइंट क्या है आपका, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। मतलब सॉलिड स्टेट को छोड़ के बाकी सब स्टेट में ये करते हैं, मोल्टन स्टेट में और आपका लिक्विड स्टेट में भी, ठीक है। इन मोल्टन और इन इट्स सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक्स इनटू आयंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। कैसे कंडक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं अपने आयंस में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में, ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। आइए अब हम लोग एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का पहला क्या है, वाई इज सोडियम इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में इमर्स करके क्यों रखते हैं, तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि सोडियम क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। अगर हम लोग उसको ओपन में रखेंगे तो एक्सीडेंटल फायर का डर रहता है, इस कारण प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं डिप करके। बाकी आंसर देख लीजिए, आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं।
अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। आयरन का रिएक्शन लिखना है स्टीम के साथ। तो देखिए यहाँ पे आयरन का क्या होता है सिंबल Fe और H2O, इसको स्टीम फॉर्मेट में लिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और प्लस हाइड्रोजन गैस का होगा। कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, कैल्शियम और पोटेशियम का रिएक्शन है। तो पहले कैल्शियम को आपको डायरेक्ट पोटेशियम के साथ नहीं कराना है, इसको पहले हम लोग, अच्छा यहाँ पे कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, सॉरी यहाँ पे कैल्शियम को वाटर के साथ और पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है आपको। देखिए आपका यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ABCD, सैंपल दिया हुआ है और उसके बाद क्या है उसमें ये देख रहे हैं ना, सॉल्यूशंस को 1 बाय 1 ऐड करके ऐड किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे उसका लिखना है, यहाँ पे देखिए टेबल के फॉर्म में जो दिया हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर देना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इस टेबल के हेल्प से बताना है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आंसर सारा लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।